नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। जेईई मेंस 2020 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया जेईई मेंस के लिए एडमिट कार्ड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स परीक्षा पोर्टल JEEMAIN.NTA.nic से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके लॉगिन करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार दिए गए लिंक के जरिए अपना हॉल टिकट प्रिंट कर सकते हैं। कोरोना की वजह से स्थगित हुई अप्रैल में होने वाली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस 2020 का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सभी निर्धारित तारीखों को 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे से और दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। इससे पहले एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम्स डेट 2020 के लिए 3 जुलाई को जारी पब्लिक नोटिफिकेशन में जानकारी दी थी कि जेईई मेंस एडमिट कार्ड 2020 परीक्षा की तारीख से 15 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। देश में फिर से शिक्षा मंत्रालय 35 साल बाद फिर बदला नाम। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाएगा शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति ने भी दी मंजूरी। 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। नाम परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के मौजूदे की प्रमुख सिफारिशों में से था, जिसे पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी थी। इस बारे में सोमवार रात प्रकाशित एक सूचना पत्र में बताया गया कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इससे पहले साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, जिसके अगले ही साल एनईपी को पेश किया गया था और बाद में इसे 1992 में संशोधित किया गया। इस दौरान पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी कैबिनेट में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने। एनईपी के लिए बने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने सबसे पहले नए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का सुझाव दिया था। इसके पहले साल 2018 में इस विचार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्ययन राम बहादुर राय ने प्रस्तुत किया था। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA रैंकिंग 2020 उपराष्ट्रपति एम वेंकैया ने जारी की इनोवेशन अचीवमेंट्स रैंकिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास नंबर 1, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टॉप पर रहा कलिंग इंस्टीट्यूट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 जारी कर दी है। अटल रैंकिंग 2020 में इस साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने एक बार फिर केंद्र वित्त पोषित रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT उड़ीसा सर्वश्रेष्ठ रहा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार रैंकिंग की घोषणा ऑनलाइन माध्यम के जरिए की गई। वहीं ARIIA 2020 रैंकिंग में पहली बार महिलाओं के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी का शामिल किया गया। रैंकिंग का ऐलान केंद्र वित्त शोषित संस्थान, राज्य शोषित विश्वविद्यालय, राज्य वित्त शोषित स्वायत्त संस्थान, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी संस्थान जैसे 5 श्रेणियों के आधार पर किया गया है। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, अब मध्य प्रदेश के निवासियों को ही राज्य में सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले यहां की भर्तियों में कोई भी आवेदन कर सकता था। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा निर्णय किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ राज्य के युवाओं को ही दी जाएंगी। इसके लिए आवेदन सिर्फ यहां के निवासी ही कर पाएंगे। शिवराज ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन केवल मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे। अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश में आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी। नौकरियों के देश भर में कोई भी आवेदन कर सकता था।
हाल में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाला गया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं ने काफी विरोध भी किया था। पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पीएम केयर्स फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा, पीएम केयर्स फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। ये दोनों अलग अलग फंड है। कोई व्यक्ति एनडीआरएफ में कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है। नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनजीओ ने इस मामले में पिटीशन लगाई थी। सीपीआरएल का कहना था, पीएम केयर्स फंड बनाकर सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान में मिलने वाली रकम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के खाते में ही जानी चाहिए। पीएम केयर्स फंड में जो भी रकम मिली है उसे एनडीआरएफ में ही ट्रांसफर किया जाए। कोरोना से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई योजना बनाकर नोटिफाई की जाए। अमित शाह एम्स में है भर्ती। एम्स ने कहा, उन्हें थकान के साथ शरीर में दर्द की शिकायत थी। वे ठीक हैं और हॉस्पिटल से काम कर रहे हैं। 4 दिन पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है, जहां एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक वह थकान और शरीर के दर्द महसूस कर रहे थे। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनकी कोरोना जांच भी की गई, जो कि नेगेटिव आई है। वह फिलहाल अस्पताल से ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं, हालात जस के तस। प्रणब मुखर्जी की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जस की तस गंभीर बनी हुई है। वह आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए की गई सर्जरी के बाद उनकी हालत गंभीर बन गई है। सर्जरी से पहले 84 साल के मुखर्जी का कोरोना वायरस टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। आर्मी अस्पताल का कहना है कि आज सुबह ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख पैरामीटर अभी भी स्थिर बने हुए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी सेहत की गहन निगरानी कर रही है। आर्मी अस्पताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12:07 पर गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनके मस्तिष्क में खून के थक्के का पता चला। इसके लिए एक लाइफ सेविंग सर्जरी की गई थी। इस सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। आईपीएल का नया स्पॉन्सर तय। ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर होगी। इसके लिए 222 करोड़ रुपए चुकाएगी। टाटा सन्स और रिलायंस जियो को पीछे छोड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार फंताही स्पोर्ट्स मंच ड्रीम 11 को दिया गया है। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में खेले जाने वाले आईपीएल 2020 के प्रायोजक के लिए बीसीसीआई ने इसमें रुचि लेने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया था। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार फंताही स्पोर्ट्स मंच ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में दिए गए हैं। बीसीसीआई और वीवो ने भारत और चीन की सीमा पर हुई सैनिकों की भिड़ंत के कारण चीनी उत्पादकों के बहिष्कार करने की बातों के चलते 2020 आईपीएल के लिए अपनी भागीदारी निलंबित करने का फैसला किया था। चीन को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने हुवेई पर शक्ति बढ़ाई। उससे जुड़ी 38 कंपनियां भी निगरानी सूची में। अमेरिका ने हुवेई को लेकर शक्ति बढ़ा दी है। इसके तहत उसने कंपनी के 21 देशों में 38 संबंध इकाइयों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। अमेरिका इन कदमों के जरिए यह सुनिश्चित कर रहा है कि कंपनी किसी तरीके से उसके कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करे। हुवेई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी इकाई माना जाता है। इसको लेकर पुराने विदेश उत्पादित प्रत्यक्ष उत्पाद
FDP नियम में संशोधन किया गया है। यह हुवेई को अमेरिकी सॉफ्टवेयर या प्रौद्योगिकी से विकसित अथवा उत्पादित विदेशों में बने वैसे चिप प्राप्त करने से रोकता है जो अमेरिकी चिप के समान है। उसने 21 देशों में हुवेई संबंध 38 इकाइयों को इकाई सूची में डाला है। इसके तहत सभी जिंसों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है जो निर्यात प्रशासन नियम EAR और संशोधित 4 मौजूद हुवेई इकाइयों सूची पर निर्भर है। भारत में हुवेई से संबंध इकाइयों को पहले इस सूची में शामिल किया जा चुका है। वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, हुवेई और उसके दूसरे देशों में कार्यरत इकाइयों ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी से उत्पादित या विकसित अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर हासिल करने के प्रयास किए हैं ताकि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मकसद को पूरा कर सकें। धन्यवाद। देखते रहिए हिंद न्यूज।